नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LSG ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.1 जो समांतर श्रेणी जो हमारी चल रही थी उसके प्रश्न नंबर 1 के दूसरे सवाल से। क्योंकि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि समांतर श्रेणी क्या होती हैं, समांतर श्रेणी के प्रकार कौन कौन से होते हैं, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, ये सब हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसके अलावा हम प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल कर चुके हैं जो आपने समझ लिया होगा। जो अगर किसी दोस्त को दोबारा देखना है तो आप रिव्यू करके पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, तो बिना किसी देरी के आज शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 5.1 का सवाल नंबर दूसरा। तो आइए दोस्तों, हम सवाल नंबर दूसरे पे चलते हैं। तो सवाल नंबर दूसरा जब हम देखते हैं तो देखो, सवाल नंबर दूसरा यहाँ सबसे पहले हम डाल देते हैं सवाल प्रश्न नंबर 1 का दूसरा सवाल। तो देखो, सबसे पहले हम जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वहां से हम प्रश्न पढ़ते हैं और उसके बाद में आगे देखते हैं। तो देखो, जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तो हमें प्रश्न में क्या दिखता है कि प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो आइए दोस्तों, प्रश्न पढ़ते हैं कि किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंख प्रत्येक बार में बेलन के शेष हवा का 1/4 भार निकाल देता है। अब हमें इसकी क्या बनानी है, एक सीरीज बनानी है। क्या बनानी है? एक श्रृंखला बनानी है। और अगर हम देखते हैं कि अगर वो श्रृंखला एपी में है या नहीं है, ये हमें उसकी चेक करनी है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी करे हम शुरू करते हैं ये प्रश्न। तो देखो, सबसे पहले हमें दे रखा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल लेता है। तो हम मान लेते हैं कि सबसे पहले मान लेते हैं, माना बेलन में उपस्थित हवा का आयतन, उसमें बेलन में कुछ हवा उपस्थित होगी, बेलन में उपस्थित हवा का आयतन। ठीक है दोस्तों, यहां तक सबके समझ आ रहा होगा। तो जब आयतन मान लेते हैं हम, कितना मान लेते हैं? V मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे शुरुआत करते हैं कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक बेलन दे रखा है। ये एक हमारा बेलन जो कैसा है, सिलेंडर के आकार का है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या कर रखा है, हमने इसमें कुछ एयर भर रखी है। क्या कर रखी है दोस्तों? एयर भर रखी है। अब जो एयर भर रखी है उसका आयतन कितना दे रखा है कि ये जो एयर भरी हुई है, ठीक है, उसका आयतन सबसे पहले हमने मान लिया कि इसका आयतन कितना है, V है। जो एयर भरी है उसका आयतन कितना मान लिया, V है। अब आगे प्रश्नानुसार चलते हैं। हम क्या करते हैं? प्रश्नानुसार चलते हैं। ठीक है, तो देखो आगे देखते हैं प्रश्नानुसार। अब यहाँ से आगे चालू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लगाते हैं हम प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? वो प्रश्नानुसार कह रहा है कि जब एक बार में जब पंप को चलाते हैं, ठीक है, प्रश्न अनुसार क्या है कि उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो देखो, सबसे पहले वायु कितनी थी उसके अंदर? सबसे पहले वायु थी V, और V का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो यहां लगाएंगे प्रथम बार में, इसमें प्रथम बार में। तो प्रथम बार में देखो, बेलन का कुल आयतन कितना था, V, उसमें से V का 1/4 मतलब V का कितना भाग बाहर निकाल देता है, 1/4 बाहर निकाल देता है। इसलिए बीच में हमने क्या लगा दिया, इसमें सब्ट्रैक्शन लगा दिया, माइनस लगा दिया। ठीक है, जब दोनों का हम एलसीएम करते हैं तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4V। दोनों को यहाँ से एलसीएम लेंगे, -V, और बटे नीचे कितना दे रखा है, 4। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 3V/4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास अब कितनी बची है, क्योंकि पूरी टोटल कितनी थी V, उसमें से 3V/4 तो बाहर निकल, 3V/4 ही बची है, क्योंकि V/4 टोटल का 1/4 तो बाहर निकल गया। तो अब हमारे पास बची है कितनी, 3V/4। ठीक है, अब देखो हम दूसरी बार में निकाल लेते हैं कि दूसरी बार में जब निकल गई तो हमारे पास कितनी बची दूसरी बार में। जब दूसरी बार में निकालते हैं तो देखो दोस्तों, बची कितनी थी अपने पास, 3V/4 माइनस इसका कितना भाग बाहर निकल गई, इसका चौथा भाग बाहर निकल गई। तो 3V/4 का कितना भाग बाहर निकल गई, 1/4 भाग बाहर निकल गई। तो बाहर निकलने के बाद हमारे पास कितनी बच गई, 3V/4 माइनस इसको इससे गुणा करेंगे, 3V/ कितने हो जाएंगे, 16। जब दोनों का एलसीएम लेंगे 4 का और 16 का, कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 आएगा। यहाँ तक किसी कोई समस्या? ठीक है, आगे देखते हैं। 4 और 16 का जब एलसीएम लिया तो 16, 4 का भाग 16 में देता है, कितनी बार जाता है, 4 बार, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे मित्रों, 12V माइनस के 3V। तो बताओ अगली बार हमारे पास कितनी बची, 9V/16। ठीक है, ये हमारी दूसरी बार जब पहली बार निकल गई, पहली बार टोटल हवा कितनी थी उसके अंदर,
v मानी थी हमने, v में से कितनी निकल गई हमारे पास, v में से निकलने पर v बटे 4 निकल गई, तो हमारे पास बची 3v बटे 4। तीसरी बार में जब दूसरी बार में हमने निकाली तो ये कितनी थी 12v, टोटल कितनी थी 3v बटे 4 बची थी, उसका 1 बटे 4 भाग बाहर निकल गई, तो हमारे पास कितनी बच गई 9v बटे 4। ठीक है दोस्तों, आगे अब हम इसकी बनाते हैं एक सीरीज। जब हम इसकी एक सीरीज बनाते हैं तो हमारे पास सीरीज क्या बनती है, देखो सबसे पहले कितनी थी v, जब एक उस v का 1 बटा 4 भाग बाहर निकल गई तो हमारे पास कितनी बची 3v बटे 4, और इसका 1 बटे 4 भाग बाहर निकल गई 3v बटे 4 का, तो हमारे पास बची कितनी बची दोस्तों 9v बटे 4, 9v बटे 16 सॉरी। अब हमारे पास कितनी बच गई 9v बटे 16, तो ये हमारे पास बच गई यहाँ पे 9v बटे 16। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम इसको चेक करते हैं एपी है या नहीं। अगर एपी है, अगर कोई एपी होगी तो इसका मतलब उसका डिफरेंस या हम बोलते हैं सार्वंतर जो क्या आएगा समान आएगा। अगर सार्वंतर समान आ रहा है तो इसका मतलब एपी है, और सार्वंतर समान नहीं आ रहा है तो इसका मतलब एपी नहीं है। चलो दोस्तों अब हम इसको चेक करते हैं कि एपी है या नहीं है। ठीक है, आ जाओ, तो अब हम इसको चेक करते हैं कि एपी है या नहीं है। ठीक है, अब देखो एपी है या नहीं है, इसको हम चेक करते हैं। तो अब इसको चेक करने के लिए देखो हमारे पास कौन कौन से आ गई। हमारे पास पहला आया था v, उसके बाद आ गया 3v बटे 4, और उसके भी बाद आया 9v बटे 16। यही हमारा सीरीज बनी है। ठीक है, अब सीरीज में से निकालते हैं हम, सबसे पहले निकालते हैं d1। क्या निकालते हैं दोस्तों, d1 निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से निकालते हैं d1। d1 निकालेंगे तो बताओ a का मान, d1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं a2 में क्या घटाएंगे, a1 घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, a2 का मान कितना है 3v बटे 4, और उसमें से माइनस v घटाएंगे, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, ये दोनों 4 आ गया एलसीएम। अब यहाँ पे कितना है 3v, और माइनस में उसमें से कितने जाएंगे 4v, 3v में से 4v जाएंगे तो माइनस का v बटा 4, ये हमारा निकला है d1 का मान। इसी प्रकार हम किसका मान निकालेंगे, d2 का मान निकालेंगे मित्रों। d2 का मान जब मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा a3 माइनस का कितना आ जाएगा a2। ठीक है दोस्तों, a3 का मान कितना है 9v बटे 16, और उसमें से जाएंगे 3v बटे 4। यहाँ तक मेरे को लगता नहीं है कि कोई दिक्कत होगी। ठीक है, जब दोनों का एलसीएम देते हैं कितना आता है 16। अब 16 दोनों का एलसीएम तो यहाँ आ जाएगा 9v माइनस 4 और 16, 4 एलसीएम आएगा, 4 3 कितने हो गए 12v, तो 9v में से 12v जाएंगे तो माइनस के 3v बटे 16। अब आप कहीं आपको दिख रहा है कि d1 बराबर d2, नहीं दिख रहा, तो जहां d1 बटे d2 आपको पहले समझा दिया गया है, जब d1 बराबर d2 नहीं हो तो उसका मतलब क्या होता है, वो एपी नहीं है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, d1 नॉट इक्वल टू d2, अतः यह हम लिख सकते हैं, अतः यह एपी नहीं है। कारण क्या होगा एपी नहीं होने का, एपी नहीं होने का कारण ये हो गया कि यह क्या है, इनके सार्वंतर क्या है समान नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप यहां तक उतार सकते हो। ठीक है, किसी दोस्त को स्क्रीनशॉट ले, समान नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या है एपी नहीं है। अगर किसी भी दोस्त को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी इसके बाद में अगला सवाल करा देंगे एक बार और समझा। चलिए दोस्तों, अब एक बार दोबारा समझा देते हैं इस सवाल को, कि हमारे पास सवाल क्या था कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बार भाग निकाल लेता है। सबसे पहले हमने क्या मान लिया कि माना बेलन का आयतन क्या माना है हमने, v मान लिया। प्रश्नानुसार प्रथम बार में कितना हो गया, जब प्रति बार उसके v टोटल था उसके 1/4 भाग बाहर निकाल देगा, कितना हो जाएगा v/4 भाग बाहर निकाल लेगा, v/4 भाग बाहर निकल जाएगा। उसके बाद बच गया उसके अंदर सिलेंडर के अंदर 3v/4। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। ठीक है, इससे आगे ये प्रथम बार में निकला, दूसरी बार में निकालना है। अब हमारे पास केवल कितना बचा है 3v/4, और 3v/4 का भी 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। तो 3v/4 का 1/4 भाग बाहर निकलने के बाद हमारे पास कितना बच गया दोस्तों 9v/16। इसके बाद हमने ये चेक किया है कि जो देयक है वो एपी है या नहीं है। एपी है या नहीं है चेक करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डिफरेंस समान होना चाहिए उनका। ठीक है, जिसे सार्वंतर बोलते हैं वो समान होना चाहिए। सार्वंतर समान है तो इसका मतलब एपी है, और सार्वंतर समान नहीं है तो इसका मतलब एपी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो हमने देखा डिफरेंस निकाला इसका d1 निकाला, तो हम क्या होता है d1 बराबर क्या होता है a2 में से क्या घटा देंगे हम, a1 को घटा देंगे। जब a2 में से a1 को हमने घटाया तो हमारे पास कितना है माइनस के v/4। ठीक है दोस्तों, फिर हमने चेक किया d2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a2 में से क्या घटाएंगे, a3 में से a2 को घटा देंगे। जब a3 में से a2 को हमने घटाया तो क्या आया हमारे पास -3v/4।
4। अब हमारे पास क्या आ गया, D1 नॉट इक्वल टू D2। जब D1 नॉट इक्वल टू D2 आ जाएगा, अतः हम क्या कह सकते हैं कि जो दी गई श्रृंखला है वो क्या है, एक एपी नहीं है। कारण क्या है उसका, कि इसके सार्वंतर समान नहीं है। मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपके बखूबी समझ आ गए हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी प्रकार की वीडियो आगे प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं हम तीसरे सवाल पे। पहला हमने कर दिया, दूसरा हमने कर लिया, अब करवाएंगे हम कौन सा सवाल, तीसरा सवाल। ठीक है दोस्तों, चलो तीसरे पे आते हैं। तीसरे सवाल को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम तीसरे सवाल को पढ़ते हैं। तो प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद हमने क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है कि इन्होंने दिया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक कुआं खोदना है। क्या करना है दोस्तों, एक कुआं खोदना है। और कुआं खोदने के लिए हमें क्या दे रखा है कि कुआं खोदने के लिए हमें ये बता रखा है कि हम प्रत्येक मीटर, मतलब 1 मीटर अगर हम खोदेंगे कुएं को, तो हमें 150 रुपए लगेंगे प्रथम मीटर के लिए। उसके बाद जितना जितना बढ़ता जाएगा उसको 50-50 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ता जाएगा। जैसे 2 मीटर खोद लिया तो प्रथम मीटर का था उसमें 50 रुपए जोड़ देंगे। तीसरा मीटर खोदना है तो जो दूसरे मीटर का आया था उसमें 50 रुपए जोड़ देंगे। तो हम इस प्रकार क्या कर देंगे, कुएं की लागत निकालते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका करना था हमें तीसरा, कौन से का, इसका प्रथम सवाल का तीसरा हमें करना है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। ये देखो सॉल्यूशन करते हैं। चलो सबसे पहले देखो, प्रथम मीटर कुएं की खुदाई का खर्च। तो प्रथम मीटर के कुआं जब खुदा जाता है, प्रथम मीटर जब खुदवाया जाता है, उसको 1 मीटर जब खुदवाया जाता है तो उसका खर्चा कितना रुपए है, 150 रुपए। ठीक, आगे देखो, आगे हमें क्या कह रखा है प्रसंग में कि प्रत्येक अतिरिक्त मीटर खुदाई का खर्च। प्रत्येक अतिरिक्त मीटर अगर हमें खुदाई करनी है तो उसके हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे दोस्तों, 50। अब हम देखो यहां से निकालते हैं। जैसे सबसे पहले हम निकाल ले, प्रथम मीटर का हमें दे रखा है। ठीक है, प्रथम मीटर का जो दे रखा है हमें उसे ए मान लेते हैं। ए बराबर हमारा ये हो गया, ये हो गया हमारा डिस्टेंस बी हो गया। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक अतिरिक्त मीटर का किराया हमें देना है। या फिर हम ये कर सकते हैं कि हमें अभी पता नहीं है एपी का, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, अभी हम कुछ नहीं मानते हैं, हमें बाद में मान लेंगे। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, आगे इसके आगे चलते हैं। अब देखो सबसे पहले प्रथम मीटर का तो खर्चा हमारे पास आ ही गया, कितना है, 150। अब हम देखो दूसरे मीटर का खर्चा, दूसरे मीटर का खर्च। जब मित्र दूसरे मीटर का खर्चा निकालते हैं तो देखो प्रथम मीटर में कितने रुपए लगे थे, 150, और उसमें 50 और जोड़ेंगे तो कितने रुपए खर्चा आ जाएगा, 200 रुपए खर्चा आ जाएगा। मैं समझता हूँ यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो तीसरे मीटर का खर्चा, तीसरे मीटर का खर्च। तो तीसरे मीटर का खर्चा जब दोस्तों हम निकालते हैं तो हम देखो दूसरे मीटर का कितना आया था, 200, और 200 में प्रत्येक अतिरिक्त मीटर किराए के खर्चा कितना आ रहा है, 50। तो 200 और 50 कितने हो जाएंगे, 250 रुपए। यहाँ तक किसी कोई समस्या। ठीक है, अब हमारे पास जो एपी बन रही है वो हम बना लेते हैं एक सीरीज। तो देखो प्रथम मीटर का किराया कितना बनाते हैं। ठीक है, हम इसे बना लेते हैं एक श्रेणी। ठीक, श्रेणी क्या बन रही है हमारी, प्रथम मीटर किराया कितना था हमारा, तो प्रथम मीटर किराया कितना आ रहा है दोस्तों, प्रथम मीटर किराया है 150, वो खर्चा 150। दूसरे मीटर का खर्चा कितना है, 50। 150 में 50 और जोड़ेंगे तो 150 में 50 और जोड़ेंगे कितना आ गया, 200। उसके बाद कितना आ रहा है, 250। अब यहां से हम चेक करेंगे कि जो दे रखी है श्रृंखला वो एपी है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो चलो आगे अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे हम देखो, अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले D1 निकाल लेते हैं। तो D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, A2 का मान कितना है, 200, A1 का मान कितना है, 150। जब 200 में 150 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 50। फिर निकाल लेते हैं हम D2। D2 निकालने के लिए A3 में क्या जाएगा, A2। A3 कितना है अपना,
तो A3 अपना कितना है 250, और 250 में से कितने घटाएंगे 200, 250 में 200 जाएंगे तो कितना बचेगा 50 बचेगा वापस वही। ठीक है दोस्तों, तो वापस हमारा कितना बच गया 50। अब हमें यहाँ से क्या निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, हम यहाँ से इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जो हमने निकाला है वो क्या निकाला है कि हमारा क्या है D1 बराबर D2, दोनों बराबर आ गए। D1 बराबर D2 आ जाता है, तो मतलब हमारी क्या है ये एक एपी है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या लिख देंगे इसमें, अतः दी गई श्रृंखला एक एपी होगी क्योंकि सार्वंतर समान है। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक बार पुनः समझा देते हैं आपको। ठीक है, तो एक बार पुनः चलते हैं आपके पास। तो जब एक बार पुनः हम जाते हैं तो पुनः चलते हैं, देखो ये रहा। ठीक, पुनः चलते हैं तो देखो प्रथम मीटर के कुएं की खुदाई कितनी है 150 रुपए, प्रत्येक अतिरिक्त मीटर खुदाई का खर्चा कितना है 50 रुपए, दूसरे मीटर का खर्चा हम निकालते हैं 50, 150 हम कितना जोड़ेंगे 50 से कितना रुपए हो जाएगा 200 रुपए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे जाते हैं तीसरे मीटर का खर्चा, तो तीसरा मीटर का 200, दूसरे मीटर का था उसमें 50 और जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 250 रुपए। श्रेणी बन गई हमारे पास 150, 200 और 250 की। ठीक है, जब हम यहाँ से 150, 200, 250 की बन गई, तो जब हम इससे यहाँ से इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं तो डिफरेंस हो गया D1, A2 में से A1 घटा देते हैं हम। ठीक है, ये हमें पता है। तो 200 में से 150 घटाएंगे तो कितना आया 50, फिर D2 निकालेंगे तो A3 में से A2 घटाएंगे तो 250 में से 2 जाएंगे कितने आएंगे 50। तो D1 बराबर D2 का मान हमारे पास समान आ गया, अतः दी गई क्या है एक एपी है। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप उतार सकते हो। ठीक है, चलिए तो आप पहले यहां से उतारिए, सबसे पहले इसको उतार लो। ठीक है, उतार लो दोस्तों, सबसे पहले इसको उतार लो और इसको उतारने के बाद में अगला करवा लो। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है। ठीक है, और अगर किसी दोस्त को कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, जिससे हम आगे और बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, चलो उतार लिए, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आप ये उतार लो। ठीक, ठीक है दोस्तों, चलो अगला सवाल समझते हैं। अब अगला सवाल प्रथम प्रश्न का अंतिम सवाल है, उसकी ओर चलते हैं। चलो अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, आइए अंतिम सवाल है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब हमें इसकी क्या बनानी है, एपी बनानी है और चेक करना है कि एपी है या नहीं। ठीक है, एपी है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हमें वापस चेक करना है। ठीक है दोस्तों, चलो आइए, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन कितना दे रखा है 10,000 रुपए। चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रथम सवाल का। कौन सा सवाल है, चौथा सवाल है प्रश्नावली 5.1। चलिए तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसका सॉल्यूशन। ठीक, चलो सबसे देखो, हम सबसे पहले क्या दे रखे हैं, हमें मूलधन दे रखे हैं, और मूलधन कितना दे रखे हैं, मूलधन दे रखे हैं हमें 10,000। ठीक है, दूसरा हमें दे रखा है दर, क्या दे रखा है दोस्तों, दर दे रखी है। दर कितनी दे रखी है हमें, दर दे रखी है 8% वार्षिक, एक वर्ष। अब हमें क्या निकालना है, हमें इससे एक एपी बनानी है, और हमें क्या दे रखा है धन दे रखा है, वो मूलधन क्या दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और हमें क्या करना है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई है, अब दर निकालनी है। ठीक है, अब हम ब्याज निकाल लेते हैं, इससे मिश्र धन निकाल लेते हैं प्रत्येक। सबसे पहले देखो प्रथम वर्ष का ब्याज निकाल। ठीक है, तो प्रथम वर्ष का ब्याज देखो, मूलधन कितना होता है, मूलधन साधारण जब ब्याज से निकालते हैं तो मूलधन इंटू दर इंटू समय और बटे कितना आ जाता है 100।
ठीक है दोस्तों, यहां तक मुझे लगता है कोई समझिए, केवल साधारण ब्याज का सूत्र लिखा है। मूलधन कितना है 10,000, दर कितनी दे रखी है 8%, समय कितना है 1 वर्ष के लिए, और कितना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे तो कितने रुपए आ जाएंगे 800 रुपए। ठीक है, ये आया ब्याज। यहां से हम मिश्रधन निकाल लेते हैं। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है हमारा, क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। जो मूल राशि हमने दी है उसमें हम क्या जोड़ देंगे, ब्याज जोड़ देंगे। तो मूलधन कितना था अपना 10,000, उसमें 800 रुपए ब्याज जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 10,800। ये आया प्रथम वर्ष में से देना पड़े। ठीक है, चलो आगे चलते। अब देखते हैं हम द्वितीय वर्ष में, द्वितीय वर्ष का ब्याज का, द्वितीय वर्ष में जब चला जाएगा तो द्वितीय वर्ष में, प्रथम वर्ष में उसने कितने रुपए दिए थे 10,000, 1 वर्ष बाद उसे कितने देना पड़ेगा 10,800 रुपए। अब देखिए 2 वर्ष बाद में उसे कितना रुपए देना पड़ेगा। तो द्वितीय वर्ष बाद में ब्याज निकालना है, तो अब मूलधन कितना हो जाएगा अपना, द्वितीय वर्ष ब्याज के लिए मूलधन कितना हो जाएगा अपना 10,800 रुपए। अब मूलधन हो गया 10,800 रुपए। दर वही कितनी है हमारी, दर वही है हमारी, दर है वही 8% वार्षिक, और समय कितना हो गया वही हमारा 1 वर्ष हो गया, क्योंकि आगे निकाल रहे हैं, दूसरे वर्ष के बाद क्या निकाल रहे हैं, दूसरे से तीसरे वर्ष के बीच। तो देखो हम इस पे जब निकालते हैं तो वही साधारण ब्याज का सूत्र लगाते हैं हम। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज निकालते हैं 10,800 की राशि है, 8% ब्याज से कितने वर्ष के लिए दी जाती है 1 वर्ष के लिए। तो ये कितना हो गया अपना 864, कितना हो गया मित्रों 864। ठीक है, अब जब हम यहाँ से क्या निकालते हैं, इसका मिश्रधन निकालते हैं। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना था अपना 10,800, ब्याज कितना है 864, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 6 8 और 8 16 की 6 हासिल की 1, कितना हो गया 11,664। अब हमारे पास एक सीरीज बन गई, क्या बन गई, एक सीरीज बन गई। अब हम उस सीरीज को लिखते हैं। देखो सीरीज क्या बनी है हमारे पास, उसको लिख लेते हैं। सीरीज बनी है, देखो प्रथम वर्ष में कितना दिया उसने, प्रथम वर्ष में हमें दिया, प्रथम वर्ष में किसी आदमी ने दिया 10,000 रुपए मूलधन, 1 वर्ष ब्याज में उसे देना पड़ा कितना 10,800 रुपए, और दूसरे वर्ष के बाद में उसे देना पड़ा 11,600। अब हम क्या करते हैं, ये बनी है हमारी एक सीरीज बन गई। अब हम चेक करते हैं कि जो ये सीरीज बनी है वो इस समांतर श्रेणी में है या नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, सारवंतर निकालना पड़ेगा। अगर सारवंतर समान आ गया तो इसका मतलब समांतर श्रेणी में है, और सारवंतर समान नहीं आया तो इसका मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। चलो चलो अगले पेज में चलते हैं। अगला पेज में निकालते हैं, सबसे पहले हम D1 निकालते हैं। D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस का A1 होता है। A2 का मान कितना आया अपना 10,800, उसमें से कितना घटाएंगे 10,000, बराबर आंसर कितना आ जाएगा हमारा 800। फिर निकालते हैं हम D2 का मान। D2 का मान जब निकालते हैं तो D2 का मान कितना आता है, A3 माइनस कितना आ जाएगा A2। तो A3 का मान कितना आया अपना 11,664, माइनस कितना हो जाएगा 10,800, आंसर आ गया 864। तो मित्रों आपको कहीं D1 D2 बराबर दिख रहे हैं, तो D1 नॉट इक्वल टू D2। ठीक, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः AP नहीं। ठीक, यही हमें सिद्ध करना। चलो एक बार पुनः समझा देते हैं आपको। एक क्या था कि हमारे पास क्या दे रखा है, एक धनराशि थी जो 10,000 रुपए थी, और उसको 8% की दर से, वार्षिक दर से ब्याज पे दी जाती है। अब ब्याज कौन सा है, मिश्रधन ब्याज है, लेकिन हमने साधारण ब्याज क्यों लगाया, हमने प्रत्येक वर्ष का निकाला है इसलिए हमने साधारण ब्याज लगाया। ठीक है, प्रत्येक अगले वर्ष पे हमने लगाया इसलिए। अब हमें क्या निकालना है, उसका जो राशि दे रखी है उसका हमें क्या निकालना है कि ये जो हम ब्याज जब 3 साल बाद में ब्याज जाते हैं तो AP बन रही है या नहीं बन रही है। भाई